Bismillahirrahmanirrahim. Students, in last lectures we have discussed the historical mean, how we are going to calculate it for an individual investment and for the portfolio as well. और किस तरीके से वेटेड एवरेज कैलकुलेट हो रही थी और फिर मार्केट रिटर्न जो है वो उस वेटेड एवरेज के थ्रू हमें हिस्टोरिकल मीन कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा था. Now in this lecture we are going to discuss the risk of expected rate of return. हमने डिस्कस ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट इज एसोसिएटेड विद योर रिटर्न, कि आपको वो रिटर्न मिलता है या फिर नहीं मिलता है. और उसके लिए फिर हमने डिफरेंट मेथड्स भी कैलकुलेट किए थे, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन मेथड को कैलकुलेट किया था और ज्योमेट्रिक मीन मेथड को कैलकुलेट किया था कि अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी तो हमारा रिस्क जो है वो किस तरीके से इवेल्युएट हो रहा होगा. अब जो है रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करते हैं. मींस कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ किस किस्म का रिस्क एसोसिएटेड है. ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, इफ यू आर सपोजिंग टू गेट अ रिटर्न ऑफ 7% फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या वो 7% का रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. वो जो रिस्क और अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है विद योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम उसको मेजर करने के मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे. देयर आर टू पॉसिबल मेजर्स अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. First is the variance and second is the standard deviation. The basic purpose of these two methods is to calculate the risk or the uncertainty, कि हमें वो जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न को लेकर वो हमें कितनी मिलती है और कितना जो है हमारा जो रिटर्न है वो डेविएट करता है. तो वेरिएंस क्या होता है. वेरिएंस इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ पॉसिबल रेट्स ऑफ रिटर्न अराउंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न. इट्स मीन कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से आपका पॉसिबल रिटर्न कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिस्पर्स है, कितना दूर है आपका रिटर्न फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो उस वेरिएंस को उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएंस को यूज करते हैं. अब वेरिएंस के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है. दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय द पॉसिबल रिटर्न्स माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. अब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया था. हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, जो कि एसोसिएटेड होगी या उस रिटर्न के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉसिबल रिटर्न के साथ, जो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा, जो कि हमें गिवन होगा कि पॉसिबल रिटर्न ऑफ द गिवन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज दिस. तो उस पॉसिबल रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न और फिर हम उनका सम ले लेंगे, तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. अब इसी एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम वेरिएंस के फॉर्मूला में यूज करेंगे और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारा जो वेरिएंस है या हमारा जो डिस्पर्शन है पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न की वो कितनी ज्यादा है. अब हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ दूसरी चीज आ रही है पॉसिबल रिटर्न. एंड पॉसिबल रिटर्न इज व्हाट वी आर having the given return for the given particular investment, कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा पॉसिबल रिटर्न गिवन है अगेंस्ट दैट प्रोबेबिलिटी, वो वाला पॉसिबल रिटर्न यहाँ पर यूज होगा. तो अब हमने पॉसिबल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर ले लेना और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर हम उसके बाद इन तमाम जितनी भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उनका सम ले लेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ऑप्शन सिनेरियोज हैं या फिर 5 हैं या फिर 7 है, वो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज या नंबर्स गिवन होंगे हम उन तमाम को कैलकुलेट करने के बाद उनका सम ले लेंगे, तो हमारे पास वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. अब इसी चीज को अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग मूव कर रही हो, स्ट्रांग बिहेव कर रही हो, कोई भी इन्फ्लेशन ना हो. उसके बाद सेकेंड सिनेरियो था कि आपकी इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाए और एवरेज इन्फ्लेशन जो है उसको एक्सीड कर जाए आपका इन्फ्लेशन रेट. और थर्ड सिनेरियो था कि नो मेजर चेंज इन द इकोनॉमी. तो अब तमाम के साथ प्रोबेबिलिटीज गिवन है एंड योर एसोसिएटेड रिटर्न गिवन है, जो कि आप इन प्रोबेबिलिटीज या इन कंडीशंस में अवेल कर सकोगे. तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का केस डिस्कस होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.15 की, तो हमने रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दिया 0.15 के साथ, तो हमारे पास गिवन जो है इस प्रोबेबिलिटी का रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास ये इसी तरह डिफरेंट सिनेरियोज गिवन है, अगर तो हमारे पास एक गिवन होता
यानी सिर्फ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का केस गिवन होता तो फिर हम क्या करते, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाता। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज अवेलेबल हैं तो फिर हमने हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी को उसके रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमारे पास उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको सम करेंगे, फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 0.15 को मल्टीप्लाई किया 0.20 के साथ, 0.15 को मल्टीप्लाई किया -0.20 के साथ सेकेंड सिनेरियो के केस में, और 0.70 को मल्टीप्लाई किया 0.10 के साथ थर्ड सिनेरियो में, और फिर उनका सम कैलकुलेट किया। तो हमारे पास टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द गिवन कंडीशंस जो है वो कैलकुलेट हुआ 7% का। अब अगर हम इसी सिनेरियो को फर्दर वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए यूज करना शुरू हों तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में हम इजीली प्लेस करेंगे अपने 7% रिटर्न को जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया। आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे कि हम वेरिएंस के फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न के मान। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कंडीशन इज 0.15, देन वी मल्टीप्लाइड इट बाय द 0.20 which is the rate of return for the given condition। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में आपका रेट ऑफ रिटर्न या पॉसिबल रिटर्न कितना आ रहा था 0.20 का, आपने यहाँ पर उस 0.20 को प्लेस कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न को which is 0.07 which we have already calculated here। तो इस 0.07 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में 0.15 is the probability, we have multiplied this probability with the rate of return or the possible return which is -0.20 in the second condition, and we have deducted expected return of 0.07 from this value and we have taken the square of that value। प्लस किया थर्ड कंडीशन के लिए 0.70 प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.10 का रेट ऑफ रिटर्न जो कि उस कंडीशन के साथ अटैच था, और उसमें से माइनस कर दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो कि 0.07 का है, और इन दोनों का भी इनका भी स्क्वायर ले लिया इसके डिफरेंस का। इनकी जो वैल्यूज कैलकुलेट हुई जो कि 0.15 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 0.20 और 0.07 आ रहे हैं, इन तमाम वैल्यूज के जो रिजल्ट्स आए उनको हमने ऐड ऑन कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे थे कि ऐड करना है हमने सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इनटू पॉसिबल रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का स्क्वायर है। तो हमने इन तमाम जो रिजल्ट्स कैलकुलेट हुए हमने उनको ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई 0.0141। So variance that is associated with these conditions is the 0.0141। अब हमारे पास हमें वेरिएंस क्या बताता है कि आपकी डिस्पर्शन कितनी है, आपकी हर वैल्यू हर गिवन सिनेरियो की वैल्यू मींस आपका ये जो 0.20 है ये कितना डिस्पर्स्ड है आपके मीन के वैल्यू से यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के वैल्यू से। उसके बाद आपकी सेकेंड कंडीशन में आप कितना डिस्पर्स्ड हो, थर्ड कंडीशन में कितना डिस्पर्स्ड हो। मतलब वेरिएंस कैलकुलेट करके आपको बता रहा था कि जिस तरह हम सिंपल मेथड मैथमेटिक्स में करते हैं कि हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एवरेज क्या होता है कि अगर 70 है 80 है 60 है 40 है 75 है 65 है, हमने उन तमाम को ऐड किया, ऐड करके उसको उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक एवरेज आ जाती है। लेकिन अब उस एक एवरेज के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो गिवन होते हैं। अब हमारे जितने भी पॉसिबल रिटर्न्स हैं वो गिवन है, और वो रिटर्न हमारी एवरेज या मीन से कितना कितना दूर है ये हमें इस मैथडोलॉजी या मेथड के थ्रू पता लगता है कि हमारी डिस्पर्शन कितनी ज़्यादा आ रही है, कि हमारी एक वैल्यू जो है वो 40 पे, अगर हमारी से फॉर एग्जांपल इन 6 नंबर्स की एवरेज आ जाती है 60 की, तो एक वैल्यू हमारी 40 की है तो वो कितना डिस्पर्स है 60 से, एक वैल्यू 70 की है तो वो कितना फार अवे है फ्रॉम 60, 80 की वैल्यू कितना फार अवे है। तो हम बेसिकली क्या चीज़ मेजर कर रहे होते हैं, डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन वैल्यू और द सेंटर्ड वैल्यू। तो वेरिएंस हमें कैलकुलेट करके बता रहा होता है। अब जब हम फर्दर मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएंस को भी बेहतर तरीके से सेटल डाउन करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है इन तमाम रिटर्न्स के साथ हम उसको एक क्वांटिफाइड नंबर एलोकेट कर सकें। ठीक है, टू गिव द क्वांटिफाइड और वन वैल्यू आंसर टू द अनसर्टेनिटी और द रिस्क एसोसिएटेड विद द रिटर्न, हम उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
अब वेरिएंस के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब अगर उसी एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हो जिसमें हमने ऑलरेडी वेरिएंस और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया था, उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है कि हमने 0.0141 which was the variance calculated in that problem, we have taken the square root of that। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 0.1187 की, और यही 0.1187 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 11.87% का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब है कि हम अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा डेविएट कर सकते हैं उसकी परसेंटेज जो है या उसकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कितनी कर रही है 11% की। ठीक है, तो हम कितने परसेंट, जैसे हम अगर परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो तो हम कहते हैं ना कि 60% इसकी परफॉर्मेंस है, 70% इसकी परफॉर्मेंस है, 30% इसकी परफॉर्मेंस है। तो हमने ये कहा कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं 7% का, तो हम उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को कितना ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि हम वही रिटर्न कैलकुलेट मिलेगा हमें, उसमें 11% चांसेस हैं कि हम उस रिटर्न से डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, वेरिएंस तो हमें बताते हैं ना कि हम कितना डिस्पर्स कर रहे हैं अपने मीन वैल्यू से। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक नंबर दे देता है कि इतना नंबर आपके पास इतना परसेंटेज होगा जिसमें कि आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 11.87% की। इसका मतलब है जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ही ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और उतना ही ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होगा विद दैट इन्वेस्टमेंट और द पॉसिबल आउटकम्स। बेसिक पर्पस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का होता है कि हम क्वांटिफाई कर सकें उस अनसर्टेनिटी को जो कि एसोसिएटेड है विद अवर इन्वेस्टमेंट। तो समराइज किया कि हमने अनसर्टेनिटी को सिंगल नंबर के साथ, तो हमने इसको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर लिया। अभी अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंप्यूटेशन पर और वर्कआउट करें तो हमने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और नो इन्फ्लेशन के केस में प्रोबेबिलिटी और रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो गया था। ठीक है, इसी तरह से हमने वीक इकोनॉमी में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ और रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, और फिर हमारे पास नो मेजर चेंज के केस में भी प्रोबेबिलिटी और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। अब हमने क्या किया, हमने कहा था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक सिनेरियो गिवन हो तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को उसके रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम इधर इस एक सिनेरियो को कंसिडर करते हुए प्रोबेबिलिटी और रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 0.03 की कैलकुलेट हो जाएगी, एंड दिस वैल्यू is the expected return that is associated with this condition।